Good morning everyone. In today's class we are going to study a very interesting phenomena, that is total internal reflection. As name suggests, it is some kind of reflection, but it is necessarily not a reflection phenomena. It is actually a refraction phenomena. See what it is. I am saying it is a refraction phenomena, means it is the phenomena where light is actually transmitted through the lens or through two different media. All right, so in refraction we usually see एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रह जाती है, लेकिन यहाँ पे वही फिनोमेना कैसे रिफ्लेक्शन में चेंज हो जाता है ये हम देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्टली कम टू द डेफिनेशन, देन वी विल कम टू द एक्सप्लेनेशन टॉपिक. द फिनोमेना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. तो अभी तक तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया होगा, पर जैसे ही हम इस फिगर को देखेंगे we will get it properly. Consider two media like this. Here this much is a denser medium, this one. This is a rarer medium. So as light moves from denser medium to rarer medium, consider this as a ray, our incident ray. All right, so now this ray is making some angle with the normal. Consider this as our normal. If this angle is I, if I say I, correspondingly as we are moving from denser medium to rarer medium, light will move away from this normal, denser to rarer, so it is away from the normal. There will be some refraction angle also. But as we increase the incidence angle, consider the same object, इसी ऑब्जेक्ट से एक रे निकलती है, किसी दूसरे एंगल पे वो टकराती है. ठीक है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन एंगल भी बदलेगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ. So this will be somewhat more away from the normal. If this angle is R1, कोई एक और एंगल R की जगह R1 कह दिया. Now for this the incidence angle was I1. Now increase, अब आप देख रहे हैं when increasing the incidence angle there is increase in the refraction angle also. कभी कभी कुछ मीडिया, देखिए लेंस में तो ये नहीं होता, लेंस में भी कराया जा सकता है ये फिनोमेना. अगर हमने अपना इंसिडेंस एंगल एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इतना ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, इंसिडेंस एंगल इतना ज़्यादा कर दिया कि रिफ्रैक्शन एंगल हमारा जो रे थी वो रिफ्रैक्शन एंगल उसका 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये बाउंड्री के अलोंग हो जाए. यानी इंसिडेंस एंगल हमने क्या लिया, इफ आई से आई हैव टेकन इंसिडेंस एंगल आई सी. ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्शन एंगल हुआ है कितना हो गया 90 डिग्री. सो दिस इज समवट special phenomena and this angle is called critical angle. कौन सा एंगल है ये, critical angle.
जैसे पानी है और एयर है, पानी और एयर के बीच में लाइट रे, मान लीजिए लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, पानी से निकल के एयर में जाना चाहती है, और वो पानी और एयर के इंटरफेस पे किसी एंगल IC पे इंसिडेंट होती है, पानी और एयर के इंटरफेस पे। जैसे एक पानी की बूंद है, उसके अंदर से बाहर निकलना चाहती है रे, तब क्या होता है, वो रे ठीक 90 डिग्री पे अगर IC एंगल पे इंसिडेंस होता है, IC एक इंसिडेंस एंगल की वैल्यू है, तब वो रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा उसके लिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री। बट ये तो एक हो गया, क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, जिसपे 90 डिग्री रिफ्रैक्शन एंगल आ जाए, द इंसिडेंस एंगल फॉर विच द रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये बताइए, इसी इंटरफेस में अब अगर हम 90 डिग्री से मतलब IC मतलब 90 डिग्री जो रिफ्रैक्शन एंगल जो इंसिडेंस एंगल बना रहा है, उस IC यानी उस इंसिडेंस एंगल से भी ज़्यादा एंगल अगर थोड़ा सा ले लें, ये मैंने ले लिया, द एंगल विच इज ग्रेटर देन IC, दिस टाइम आवर दिस I डैश विच इज ग्रेटर देन IC, तब यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाली जो रे है यानी रिफ्रैक्टेड रे जो बाहर इमर्ज करेगी, दैट विल बी इन दिस मीडियम, क्योंकि वो वापस आ जाएगी, क्योंकि और रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा, है ना, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ गया। तो ऐसे में ये रिफ्रैक्शन एंगल ना हो के अब ये क्या बन गया, रिफ्लेक्शन एंगल बन गया ना, वापस इधर से, तो उधर वाले से जोड़ेंगे तो रिफ्रैक्शन एंगल, और इधर से जोड़ेंगे तो रिफ्लेक्शन एंगल। तो इस तरह की रे को कहते हैं टोटली रिफ्लेक्टेड रे, और इस फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वाटर है, ये एयर है, ठीक है। यानी IC क्या है, वो क्रिटिकल एंगल है जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होता है, और IC से बड़े एंगल पे जब इंसिडेंस कराते हैं तब जो रिफ्रैक्शन होता है वो रिफ्रैक्शन ना होके रिफ्लेक्शन बन जाता है, यानी उसी दिशा में, उसी मीडियम में लाइट रे जिस मीडियम से इंसिडेंट हुई थी उसी में वापस आ गई। सो इट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ कम टू द डेफिनेशन पार्ट। The phenomena in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than the critical angle from denser medium to rarer, देखो ये तभी पॉसिबल है जब मीडियम डेंसर से रेयरर में रे जा रही हो, तभी ना वो नॉर्मल से दूर हटेगी फिर वापस पलटेगी। अगर रेयरर से डेंसर में जाती तो ये पॉसिबल नहीं है। So it is totally reflected back into the denser medium is called total internal reflection. So the definition for critical angle also, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of incidence angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle of the denser medium and it is denoted by IC, ठीक है। So these are two definitions which is usually asked. तो अब इसमें अब ये बताइए, इसमें अगर मैंने आपसे पूछा कि कुछ एक नेसेसरी कंडीशन बताइए जो जरूरी दिखा आपको। पहला चीज़ कि जो रे है वो हमेशा डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रही हो, है ना। और दूसरा चीज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस टू मीडिया। अब देखिए, ये जो क्रिटिकल एंगल है ये दो मीडियम के बीच में डिसाइड होता है, यानी एयर और वाटर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कुछ स्पेसिफिक कुछ और होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए एयर और सलीन वाटर है तो वहाँ कुछ और हो सकता है, एयर और केरोसिन है तो कुछ और हो सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द two medias, which type of media we are considering. All right, now our next topic is very short topic. It is relation between critical angle and refractive index.
कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे और तुरंत ही ये सॉल्व आ जाएगा। देखिए हमने वो लॉ पढ़ा है ना, क्या, स्नेल्स लॉ। सो साइन आई बाई साइन आर इट इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे। ठीक है, ये हो गया। तो ये चलिए हम आगे इसको भी यूज करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, म्यू टू और यहाँ पे वन, कई बार ये इस्तेमाल किया हमने। अब अगर हम इसी में थोड़ा सा चेंज लाएं, अब हम क्या करते हैं, आई की जगह क्रिटिकल एंगल आई सी रख दें, तो हमको पता है आर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। सो पुट दीज थिंग्स हियर, विल गेट साइन आई सी अपॉन साइन 90 इट इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, या इसको मैं लिख दूं 1 म्यू 2। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं 2 म्यू 1। ठीक है ना, दोनों ही चीज लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 म्यू 1, 1 अपॉन 2 म्यू 1, म्यू 2 बाई, देखिए यहाँ एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। हम लोग जो ले रहे थे फिगर, डेंसर रेयरर, रे ऊपर से नीचे नहीं है, नीचे से ऊपर है ना, ये नहीं है। तो 1 मीडियम ये वाला है, 2 मीडियम ये वाला है, यानी 2 से 1 में जा रही है। तो जिसमें बाद में जा रही है वो 1 है, जिसमें पहले है वो 2 है। तो यानी यहाँ पे ये ना होके यहाँ क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू 1 बाई म्यू 2 होगा अपने फिगर वाले केस में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 म्यू 1, क्योंकि रे को हमने नीचे से ऊपर जाता माना है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल ये बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे ये 2 म्यू 1 होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 म्यू 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 म्यू 2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू रख लेते हैं, साइन आई सी रहने देंगे, इट बिकम्स 2 म्यू 1 साइन, ये बन जाएगा 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू दिस थिंग साइन आई सी अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 म्यू 2। इसको इधर कर ले, 1 म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। यहाँ पे अब 1 म्यू 2 को मैं साफ साफ अगर लिख दूँ तो ये है असल में म्यू 2 बाई म्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। म्यू 1 क्या है, म्यू 1 तो हमने एयर लिया है ना, तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 रख दीजिए। तो म्यू 2 या जिस मीडियम से निकल रही है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, म्यू 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन आ गया। अगर एक तरफ हम एयर ले लें, एक तरफ कोई मीडियम ले लें, और उस मीडियम से एयर में रे को लेके जाएं, तो हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर हमें क्रिटिकल एंगल पता हो। यानी हम वो एंगल निकाल लें पहले जितना इंसिडेंस एंगल रखने पे रिफ्रैक्शन दूसरे तरफ रे न गई, ना ही पहले तरफ रिफ्लेक्ट हुई, दैट पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल विल बी यूज्ड, दैट विल बी क्रिटिकल एंगल, और वही उसका 1 अपॉन जो होगा रेसिप्रोकल जो होगा, दैट विल बी अवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अब बात आती है एप्लीकेशंस की। इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होता है, 1-2 एप्लीकेशंस। पहली चीज़ तो मैं क्विकली ऐसे बता दूंगा, डायमंड्स में जो डायमंड ग्लो करते हैं, असल में होता क्या है, आपने डायमंड पॉलिशिंग सुनी होगी। तो पॉलिशिंग करके वो डायमंड के एजेस को ऐसा बनाया जाता है, ऐसे एंगल्स पे एडजस्ट किया जाता है कि अगर किसी एक साइड से रे को इंसिडेंट कराया जाए तो वो दूसरे सरफेस जो सामने पड़ रहा है या जो अगल बगल पड़ रहे हैं उस पे उस रे का इंसिडेंट, रे का यानी लाइट का इंसिडेंट हमेशा मैक्सिमम मतलब मोर देन क्रिटिकल एंगल पे होता है, और जिसके कारण से
वहाँ उसके अंदर ही लाइट रह जाती है और बार बार टकरा के वो अंदर ही रह जाती है लाइट, और डायमंड चारों तरफ से बहुत ज़्यादा ग्लो करता है अगर उसमें एक तरफ से भी लाइट डाली जाती है तो। ठीक है, यही डायमंड की क्वालिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज मिराज। मिराज में क्या होता है, इसी को थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। मिराज आपने देखा होगा, रेत में अक्सर कार्टून्स में दिखाते हैं, लेकिन वो रियल नहीं है, कि अक्सर दिखाते हैं कि बहुत दूर पे पानी नज़र आता है। सड़क पे भी आपने हाईवेज पे भी देखा होगा कि आप बाइक से चले जा रहे हैं तो आपको लगता है हाईवे पे आगे पानी पड़ा है, पर असल में पानी नहीं रहता। पानी की क्वालिटी क्या है, वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। यानी आपको बहुत दूर से सड़क पे सामने रखे ऑब्जेक्ट का या आसमान का या कार जो सामने से चली आ रही है उसकी परछाई दिखेगी उल्टी, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो ही कहलाता है मिराज। वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। आपको पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये जो हॉट एयर होती है वो यहाँ पे भारी, जब मान लीजिए गर्म होगा, नीचे देखिए हॉट एयर ऊपर तो जाएगी लेकिन सड़क अक्सर नीचे गर्म होती है ना, सड़क हॉट होती है तो नीचे वाली एयर को वो गर्म कर देती है, नीचे की एयर लेयर्स गर्म हो जाती हैं और ऊपर की एयर लेयर्स कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी रहती हैं। बाद में ये उड़ के ऊपर जाएंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी ऐसा रहता है। यानी कोल्ड एयर यहाँ पे है और हॉट एयर यहाँ पे है। और हॉट अगर ये सड़क पे गर्म कर रहा है, चूंकि सड़क गर्म है, गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है, तो वो क्या होगा, ये पार्टिकल दूर दूर जाएंगे ना तो ये रेयरर मीडियम बना लेंगे, और ये कोल्ड में तो हमेशा डेंसर मीडियम रहेगा क्योंकि पार्टिकल्स पास आएंगे। सो इफ अ ट्री इज देयर, मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, मैं सड़क ऐसे बना रहा हूँ क्योंकि वो एनवायरनमेंट को समझाना है। तो देखिए हम यहाँ खड़े हैं, है ना, हम बहुत दूर से चले आ रहे हैं, तो हम ये पाते हैं कि यहाँ से जो लाइट रे आ रही है वो देखिए, ये अलग अलग जितने भी ये लेयर्स आप देख रहे हैं जो मैंने ये बनाई हैं, ये असल में विजिबल नहीं है क्योंकि ये एयर की लेयर्स हैं। किसकी लेयर है, एयर की, जिसमें एयर अलग अलग टेम्परेचर पे है। नीचे की ओर रेयरर है, ऊपर की ओर डेंसर है। तो ऊपर से नीचे आते वक्त हर बार लाइट रे जो है, देखिए लाइट रे डेंसर से रेयरर में आ रही है ना, तो हर बार ऐसे मान लीजिए हर बार ये आएगी, और ये देखिए एक मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये है, और ये अभी ये नॉर्मल बन गया ना उस पर्टिकुलर सरफेस के लिए, जिस सरफेस पे वो मूव करी, नॉर्मल से हल्का सा दूर हट गई, फिर ये अगली एक लेयर से दूसरे लेयर में फिर गई, नॉर्मल तो सीधा बना, नॉर्मल कैसा बना, नॉर्मल बना ये, और इससे फिर हल्का सा दूर हट गई, और इस तरह से हर बार डिफरेंट लेयर से वो लगातार अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो क्रिटिकल एंगल को अटेन कर लेती है, और क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा एंगल पे उसका इंसिडेंस होता है, और फिर वो वापस से उस मीडियम में उल्टा चलने लग जाती है। और ऐसे हम मान लीजिए हम दूर पे चले आ रहे हैं तो हमको ये यहाँ ये ऐसे नज़र आती है, तो हमको इमेज कैसी दिखेगी, हमको ये वाले जो सिरा है, सर जो ऊंचाई है जो पेड़ की, वो कहाँ दिख रहा होगा, वो ऐसे दिखेगा इस तरफ, यानी पेड़ हमको उल्टा नज़र आएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और अगर पेड़ उल्टा नजर आ रहा है इसका मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे, देयर इज सम इमेज, वहाँ पे कोई परछाई है, और उस परछाई को हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे कोई पानी पड़ा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो यही होता है मिराज। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिकल फाइबर्स, जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम उसको क्विक एक ओवरव्यू देखेंगे क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस केवल बेसिक्स पूछी जाती हैं TIR या इन सब चीज़ की, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज़ होती है उसको देख लेते हैं। सी द ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्चुअली द थिन हेयर लाइक लॉन्ग स्ट्रैंड्स, धागे के आकार के, कांच के होते हैं, धागे के आकार के होते हैं, दिखने में धागे जैसे होते हैं पर होते कांच के हैं। ग्लास और कॉर्ड्स के भी हो सकते हैं। सराउंडिंग बाय ए ग्लास कोटिंग, यानी एक पतली सी कांच की हेयर टाइप की ट्यूब गई है, उसके ऊपर एक और ग्लास की कोटिंग है, ठीक है। ऐसी कोटिंग है जिसका जो बाहर वाली कोटिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है अंदर वाली कोटिंग के रिस्पेक्ट में। ऑलराइट, सो दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड फॉर गाइडिंग ऑप्टिकल सिग्नल्स, मतलब लाइट को इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, यानी अपनी जो भी बात कहनी है या वीडियो है या ऑडियो है उसको लाइट सिग्नल के फॉर्म में चेंज करते हैं
और उस लाइट को एक कह सकते हो कांच की पाइप है जो बहुत पतली है, वो दो लेयर में है, एक अंदर वाली लेयर, एक बाहर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, कम है, और उसके अंदर से हमें लाइट होके भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको फिगर के तौर पे देख लेते हैं। ये हो गई हमारी एक पाइप टाइप का को दिख रहा है ना, ये कांच का है। इसके अंदर एक और छोटा पाइप है, लेकिन इसके अंदर गैप है, जो अंदर वाला है इसके अंदर गैप है, ठीक है। तो ये वाला जो ये वाला है, इस अंदर वाले को कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। इस बाहर वाले जो रेड वाला है, इसको आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं क्लैडिंग। क्या कहते हैं? क्लैडिंग, ठीक है, क्लैडिंग हो गई। और इन दोनों को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, मीन्स थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ रहे इसके अंदर, एक बाहर से और कवर करते हैं, जो प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर इसको किसी भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। ये है जनरली, इसको कांच का ही रखते हैं, थोड़ा बहुत TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को और इंक्रीज करने के लिए, कि इसके अंदर का कोई भी सिग्नल लॉस ना हो। तो ऐसे इस वाली कोटिंग को, जो बाहर एक और कांच की रहती है, जिसको कहते हैं बफर कोटिंग। क्या कहते हैं? बफर कोटिंग। ऑलराइट, देखिए इसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो कोर है ये कांच का है, और देखिए जो छोटा सा ये जगह देखना है, इसके अंदर ये छेद है पूरा, यहाँ तक ये पाइप अंदर गया हुआ है। इसके अंदर हमारी लाइट सिग्नल जाएगी, यहाँ लाइट सिग्नल जाएगा, लाइट, ठीक है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना μ1, क्यों? कोर जिस मटेरियल का बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। क्लैडिंग का है μ2, ठीक है। और शर्त क्या है कि μ2 जो है वो μ1 से छोटा होना चाहिए, यानी μ1 एक रेयरर मीडियम होना चाहिए और μ2 एक नहीं, μ2 का लोअर है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ2 एक लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, यानी रेयरर मीडियम है, और μ1 एक डेंसर मीडियम है। और लाइट रे कहाँ से कहाँ जाएगी? डेंसर से रेयरर जाएगी, और अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंस करी तो डेंसर से रेयरर जाने पे रिफ्लेक्शन वापस से अंदर हो जाता है। अब इसके पहले फिनोमेना को देख लेते हैं, एक पाइप में होता, उसके बाद समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, मैं कोर और क्लैडिंग केवल बना रहा हूँ और बाहर वाले को नहीं बना रहा हूँ। ये मेरा कोर है, ठीक है, क्योंकि मेनली तो कोर और क्लैडिंग का ही कॉन्सेप्ट है ना। ये हो गया हमारा क्लैडिंग, ये हो गई हमारी क्लैडिंग वाली लेयर, ठीक है, ऐसे। अब देखिए हुआ क्या कि जब एक बार जहां से हमको सिग्नल को भेजना शुरू करना है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे हमने एक लाइट रे ये इंसिडेंट कराई, ये लाइट रे इधर से ऐसे गई। अब देखिए ये पर्टिकुलर जगह कोर और क्लैडिंग के बीच में एक मीडिया है, जो ये वाली बाउंड्री है ना, तो ये हो गया हमारा एक नॉर्मल। अब आप सोचिए कि लाइट रे को इधर जाना था, लेकिन ये जो एंगल बना कोर और क्लैडिंग के बीच में जब रे जा रही थी, तो ये जो ये एंगल बना आई इंसिडेंस, इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, सो इट इज ग्रेटर देन IC। तब क्या होगा? ये रे बाहर इधर ना आके, क्लैडिंग में ना आके अंदर मुड़ जाएगी। अब ये एंगल जो दोबारा से इस दीवार पे टकराई, ये फिर से इस मीडिया पे आ गई कोर और क्लैडिंग के बीच में, यानी μ2 और μ1 वाले मीडिया के बीच में। फिर से ये एंगल जो है, इसको इस तरह से यहाँ से ही ऐसा इंसिडेंट किया गया था कि ये एंगल भी IC से ज़्यादा है। मान लीजिए ये एंगल I' है एंड इट इज़ अगेन ग्रेटर देन IC, तो ये क्या होगा? फिर से रे हमारे इसी के अंदर चली आएगी। फिर इसी तरह आगे भी इंटरनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, यानी ये सारे जो पोजीशंस हैं, यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, दीज ऑल आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ऑलराइट, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसी को कहते हैं वेव गाइडिंग। ये इस तरह की वेव जो चलती है उसको कहते हैं गाइडेड वेव, गाइडेड वेव या गाइडेड सिग्नल, क्योंकि हम उसको गाइड कर रहे हैं, और इस पूरे को कहते हैं एक वेव गाइड।
ठीक है, जिसको आप ऑप्टिकल फाइबर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर से होके पास कर रही है। जनरली जो आजकल प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली होता है म्यू इज इक्वल्स टू 1.48 म्यू 2, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इज इक्वल्स टू 1.52, ठीक है ना। ये ग्लास कोर के लिए है, ये क्लैडिंग के लिए। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे कोर और क्लैडिंग के बीच में ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। An optical fiber is a hair thin long strand of quality glass, not a normal glass, it is a quality glass or quartz, surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index. It is used as a guided medium for transmitting an optical signal from one place to another place. और एक ऑप्टिकल फाइबर एक हो गया ना, फाइबर का मतलब एक धागा है ना। इस तरह के जब मल्टीपल हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ वो जोड़ लिए या हंड्रेड्स ऑफ वो जोड़ लिए, तो वो क्या बन जाता है, एक लाइट पाइप बन जाता है। और आजकल जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कि देखिए लाइट सिग्नल है तो वो लाइट की स्पीड से चलेगा, और लाइट की स्पीड इज़ वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू दिस स्पीड ऑफ साउंड और एनी अदर सिग्नल। तो वहाँ पे ये बहुत एक फास्ट ट्रांसमिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टेली कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, 2 डायमेंशनल पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए फोटोमेट्री सेंसर्स में इसका इस्तेमाल होता है, और इस तरह के बहुत सारे आज के एग्जांपल्स हैं जिसका ये यूज़ करते हैं। जनरली छोटे मोटे क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं, बाकी आप थ्योरी पार्ट में देखिएगा। ऑलराइट, थैंक यू।